गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। जो 2 लेक्चर हैं मैं उन दोनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं, तो आप भी उस सीक्वेंस में अगर पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट 110% होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारी मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे। इसके बाद अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारे पास इसका वेरिएशन, कि मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉपिक के नाम से में काफी कुछ समझ में आ जाएगा। टॉपिक पे क्या है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2 चीजों की बात कर रहे हैं। पहला, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी एंड सेकंड वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। तो एक के बारे में हम कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पीछे के 2 पार्ट देखे हो तो उसमें ये चीज मैंने थोड़ी सी डिस्कस करी थी कि इनका वेरिएशन कैसा होता है, कि हम जब कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ये कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बात सेम है। कंसंट्रेशन के साथ इसका वेरी होना पिछले लेक्चर में है ये चीज, वैसे मैंने ये बात वहां पे लिखवाई भी है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और दूसरी बात ये, एक जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखवाई है वो है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। या तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए और विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। मींस मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगी, कब? जब हम उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देंगे या फिर हम उसके डाइल्यूशन को बढ़ा देंगे। स्टूडेंट्स को समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय लैम्डा एम। लैम्डा एम इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। अब कंडक्टिविटी तो हमेशा ही कम होगी जब भी हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है। देखो भाई, यहां पे रिलेशन है आपका इस मोलर कंडक्टिविटी का इस वॉल्यूम के साथ। तो जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा, जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब हम यहां पे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि पहले इनिशियली वॉल्यूम ये था, उसके बाद का वॉल्यूम कुछ ऐसा हो गया। तो अब सिंपल सी बात है कि अब जो आयंस के माइग्रेशन के लिए जगह होगी वो भी तो बढ़ जाएगी। पहले आयंस रेड वाले एरिया में घूम रहे थे, ठीक है, फिर जब मैंने डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो वो ब्लैक वाले एरिया तक पहुंच गए। इसी वजह से एरिया बढ़ने की वजह से जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स की कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, वेयर एज मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। दूसरे पार्ट पे कहा जाए, जो हमें याद रखना है, वेयर एज अदर ऑन द अदर हैंड मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। या तो हम उसकी कंसंट्रेशन को कम करें और विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो यहां से ये वाली बात हमें क्लियर हो गई कि जब भी हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमेशा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट, यहां तक आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने जो देखा वो ये देखा कि मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेज ऑलवेज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो हम यहां से एक बात समझ सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो एक कंडीशन हम इमेजिन कर सकते हैं, कौन सी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब यहां पे कहने का मतलब क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहने का सिंपल सा मतलब ये है, वो पॉइंट जहां पर मैं इस कंसंट्रेशन को क्या अज्यूम कर लूंगा,
0। क्या अज्यूम कर लेंगे हम? व्हेन C या फिर कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाए। तो ये जो केस बनेगा स्टूडेंट्स कि मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m। तो ये था, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक नॉट लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा लैम्डा m नॉट और लैम्डा m इनफाइनाइट। तो ये स्टूडेंट्स दो सिंबल हैं हमारे डिनोट करने के क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स हमने बात करी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इसे किससे डिनोट करेंगे? वी डिनोट इट बाय लैम्डा m नॉट और लैम्डा m इनफाइनाइट। इट्स सिंपल, वी डिनोट इट बाय लैम्डा m नॉट और लैम्डा m इनफाइनाइट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट तो सेम नहीं होता। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट आता है वो दो तरीके का होता है। इसको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। एक हमारा स्ट्रॉन्ग और दूसरा हमारा वीक। आई होप ये बात क्लियर होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जब हमने बात करी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद एक इक्वेशन दी गई, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस a c रेज टू द पावर हाफ। क्या इक्वेशन है? लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस a c की पावर हाफ। तो यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि हमारे पास ये लैम्डा m क्या है? लैम्डा m इज नथिंग, इट इज मोलर कंडक्टिविटी। वेयर एज लैम्डा m नॉट अभी हमने देखा था ऊपर भी, इट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एंड स्टूडेंट्स C हमें पता है, C इट इज नथिंग अदर देन इट इज कंसंट्रेशन। व्हाट इज A? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in this determination. A is a constant. A क्या है? A is a constant which depends on the type of electrolyte. Which depend on the type of electrolyte. यहाँ पे एक बात कही है स्टूडेंट्स मैंने, type of electrolyte. What do you understand by this type of electrolyte? कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का है? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaCl। NaCl हमारा कैसा डिसोसिएट होगा? इट विल डिसोसिएट एज Na पॉजिटिव NCl माइनस। ठीक है, तो हमें टाइप में देखने के लिए क्या करना है? हमें देखना है कटायन एंड अनायन का चार्ज। तो व्हाट वी हैव टू सी? वी हैव टू सी charge on cation and anion. What we have to see? We have to see charge on cation and anion. तो हम यहाँ पे अगर चार्ज देखें तो इस पे चार्ज क्या है? We have a charge 1. क्लोरीन पे चार्ज क्या है? -1. तो we have a charge 1. तो NaCl किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा? It is 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट या 1,1 इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी के जैसा मैं NaCl के अलावा मैं कह सकता हूँ, मान लो KCl, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा +1 का, Cl पे -1 का चार्ज होगा। तो ये भी हमारा 1,1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब ये समझाने का मतलब क्या है कि यहाँ KCl हो गया, आपका KBr हो गया, इन सब में अगर हम देखें तो सारे 1,1 इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो इस कांस्टेंट A की जो वैल्यू है वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड तो करती है,
लेकिन अगर हमारे पास टाइप सेम है तो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। वैल्यू क्या होती है क्या नहीं होती है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 12th के सिलेबस में सिर्फ हमें इतनी चीज समझ में आनी चाहिए। इसी के अलावा अगर हम देखें कि NaCl के अलावा मान लीजिए मैं ले लेता हूं MgSO4, तो MgSO4 कैसे टूटेगा? इट विल डिसोसिएट एज Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस। अब यहाँ पे कैटायन पे कितना चार्ज हो गया स्टूडेंट्स? Mg पे वी हैव अ चार्ज +2। हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की 2, इस पे भी कितना चार्ज है 2। तो ये किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा? इट इज अ 2,2 टाइप। ठीक है, अब आप कहो कि भैया दोनों सेम है, चार्ज अलग अलग होगा तो क्या होगा? क्वाइट ऑब्वियस स्टूडेंट के माइंड में ख्याल आएगा कि सर अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो क्या? अलग अलग हो जाएं मतलब लाइक वी हैव एन एग्जांपल ऑफ CaCl2, इट विल डिसोसिएट एज Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि कटायन का चार्ज और अनायन का चार्ज सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे हुआ कैल्शियम पे चार्ज आया हमारा +2 का, दैट मीन्स वी हैव अ 2, एंड क्लोरीन पे चार्ज आया -1 का, दैट मीन्स वी हैव अ चार्ज, वी हैव अ वैल्यू 1। तो CaCl2 किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा? इट इज अ 2,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। अब आप यहाँ पे MgSO4 ले लें, आप चाहे ZnSO4 ले लें, आप कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लें जो 2,2 टाइप का होगा। हर 2,2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो एक ही वैल्यू होगी वो सेम होगी। सेम गोज फॉर CaCl2। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो 2,1 टाइप है तो उसमें भी सब सारे एक ही वैल्यूज क्या होगी? सेम होगी। दैट मीन्स हर एक सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो एक ही वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास? वो भी सेम होगी। तो स्टूडेंट इस पे लौट के आते हैं हम दोबारा से। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाती है हमारे पास D/हकल ऑन-सेगर इक्वेशन। इक्वेशन कहाँ से आती है कहाँ से नहीं आती है इसका 12th से कोई लेना देना नहीं है। इवन NCERT में भी आपकी सेम ऐसी इक्वेशन दे रखी है, तो इस पर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर जो आगे का काम है वो हमें आना चाहिए। क्या? तो स्टूडेंट्स आपने ग्राफ बनाना सीखा होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मुझे इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कंपेयर कराएंगे किससे? y = mx + c। कभी भी आपको ग्राफ बनाना हो तो आप सीधे क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करा देंगे उसके पार्ट पे किससे? y = mx + c। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाएं। तो स्टूडेंट्स के बाद क्या रह जाएगा? उसके बाद रह जाएगा कंपेयर कराना। लाइक वी हैव टू कंपेयर x y। अब कंपेयर क्यों करा रहे हैं? क्योंकि भैया हमें ग्राफ भी तो प्लॉट करना है। तो मान लीजिए ये हमारे पास मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए, y एक्सिस ये वाली, इस पे क्या आ जाएगा हमारा? λm। क्या आ जाएगा? λm। सिमिलरली x को कंपेयर कराया हमने c⁻½ तो x एक्सिस पे क्या आ जाएगा? c⁻½ या फिर हम इसे कह सकते हैं √c। आई होप ये प्लॉट करना आ गया होगा। y को कंपेयर कराएंगे λm से तो y एक्सिस पे आ जाएगा λm, x एक्सिस पे आ जाएगा हमारा c⁻½ या फिर √c। अब इसके अलावा जो m है, व्हाट वी हैव m हमारा होता है स्लोप की ग्राफ कहां जाएगा। दूसरी बात c को कंपेयर कराएंगे। c हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? c होता है हमारे पास इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये ग्राफ को कहां काटेगा? y एक्सिस पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? λm0। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस को कहां पे काटेगा? ये यहाँ पे इस पॉइंट पे काटेगा। इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास λm0। और अब बात आएगी कि यहां से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे तो y = mx + c हमें पता है एक लीनियर लाइन आएगी।
स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन अब हमारे पास ये है ना कि लाइन ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या कैसे रहेगी, ये वाली बात आती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी इसके स्लोप से। वेयर एज स्लोप में क्या है हमारे पास, स्लोप बराबर है हमारे पास -a के। दैट मीन्स ये जो आपका नेगेटिव साइन है, ये जो आपका नेगेटिव साइन है, ये बताएगा हमेशा कि यहाँ से जो लाइन है वो ग्राफ आपका कहाँ आएगा, नीचे। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है, किसी भी ग्राफ में जब आपका स्लोप माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, तो ग्राफ हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हो जाएगा -a। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और ये सारी बातें हम किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लाइक वी हैव HCl, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जो कि इससे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो कुछ इसके नीचे आएगा, लाइक मैं KCl का एग्जांपल ले लेता हूं। तो आई होप ये इक्वेशन क्लियर हो गई होगी कि कैसे वेरिएशन होता है इसका। ये पूरा का पूरा इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चंस आते हैं इससे बोर्ड में। तो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग की तो हमने बात कर ली। अब अगर हमसे पूछें, आपके माइंड में डाउट है कि नहीं सर अगर वीक के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे, तो देखो भाई वीक के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे, सेम चीज होगी, y एक्सिस पे आ जाएगा हमारा लैम्डा m, एक्सिस पे आ जाएगा c की पावर हाफ या फिर √c। लेकिन जो ग्राफ वेरी करेगा वो वेरी करेगा कुछ इस तरीके से। कैसे वेरी करेगा, कुछ इस तरीके से। लाइक हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, लाइक CH3COOH। तो दोनों ग्राफ समझ में आ गए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ग्राफ ऐसा होगा। इस पर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये वाला जो ग्राफ है ये है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। अब आप इमेजिन करके देखिए, लाइक हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया CH3CaOH, इनिशियली क्या होगा, इसकी डिसोसिएशन बहुत कम होगा, ना के बराबर, लेकिन विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन इट्स डिसोसिएशन विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका कंडक्टेंस भी बढ़ेगा या इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्शन भी बढ़ेगा। इसीलिए हमने जो ग्राफ देखा था वो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था। ठीक है, आई होप चीज समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट इस वेरिएशन के बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है। इसको जानते हैं हम कोलराज लॉ। क्या लॉ है ये? इट इज नोन एज कोलराज लॉ। क्या कहता है कोलराज लॉ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट चलिए इसकी थ्योरी अभी बाद में लिखते हैं, थ्योरी आप खुद लिख सकते हैं। इसको पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। अगर वो समझ लेंगे तो थ्योरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। सपोज करिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है? लैम्डा m। लेकिन हमने ये कह दिया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या बन जाएगी? इट विल बी नोन एज लैम्डा m नॉट, ठीक है। तो अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी हो गई लैम्डा m नॉट। अब हमने ये कहा कि ये जब इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, अभी इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा, और इलेक्ट्रोलाइट
तोड़ने के लिए ये इसको जब तोड़ेंगे तो मान लीजिए इसमें से कुछ पॉजिटिव वाला पार्ट निकलेगा और कुछ निकलेगा निगेटिव वाला पार्ट। तो हमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रोलाइट टूटा तो लैम्डा पॉजिटिव ये इतने मतलब ये हमारे पास कटायन आ गए और ये वाले हमारे पास अनायन आ गए। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए इसने इतने कटायन दिए और इस वाले पार्ट ने इतने अनायन दिए। क्या कहा? इसने इतने कटायन दिए और इसने क्या किया? इतने हमारे पास अनायन दिए। ठीक है, अब जो कोलराज लॉ कहता है वो ये कहता है कि यहाँ पे इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी? वो इंडिविजुअली इनका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, लाइक ये कटायन का कंट्रीब्यूशन और ये अनायन का कंट्रीब्यूशन, इनके सम के बराबर होगा। ठीक है, कैसे? मान लो कि एक कटायन होता तो इससे इतना मिलता। हमें कितने कटायन मिले हैं? वी गॉट अ न्यू पॉजिटिव कटायन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू पॉजिटिव इंटू लैम्डा एम। ठीक है, सिमिलरली अनायन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इतना। तो ये हमारे पास कोलराज लॉ की बात कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम कोलराज लॉ की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब बात समझ में आ गई? तो इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट हो जाएगा इसका? कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ contribution is equals to the sum of contribution of individual ions। ठीक है, इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर यहाँ पे एक बात ये भी कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बात एक ही है। तो इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आयंस। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी अब। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसी तरीके से बात करें, लाइक मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूँ लाइक NaCl की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखो भाई, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl माइनस। तो कितने कटायन? एक कटायन। कितने अनायन? एक अनायन। तो सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, क्योंकि कटायन की जगह मैंने यहाँ पे Na पॉजिटिव का सिंबल लगा दिया। और क्योंकि ये जो चार्ज है, ये जो कटायन है, कितने कटायन मिल रहे हैं? एक। और अनायन भी कितने मिल रहे हैं? एक। तो ये जो न्यू पॉजिटिव और ये न्यू माइनस था, या न्यू कटायन न्यू अनायन जो थे, वो एक एक हो जाएगा। तो सिंपल इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो स्टूडेंट, अगर कोलराज लॉ का स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है, जो कि क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने NaCl का भी केस देखा है। मान लीजिए इसी की तरीके से अगर हम निकालना चाहें कुछ और के भी, लाइक हम ले लेते हैं जैसे कि लैम्डा एम नॉट NaOH का क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट CaCl2 क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट MgSO4 क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट Al2SO4 का होल थ्राइस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सिंपल इसकी बात करें, NaOH कैसे टूटेगा? ये भी सिमिलरली वैसे ही टूटेगा, Na पॉजिटिव OH माइनस। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। CaCl2 कैसे टूटेगा? ये कैसे टूटेगा भाई? ये टूटेगा Ca2 पॉजिटिव एंड Cl माइनस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि कटायन और अनायन का चार्ज सेम होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल आएगा कि Ca2 पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो भाई कटायन कितने हैं? एक। दैट मीन्स ये तो सिंपल ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब अनायन की वैल्यू बदल गई भाई, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 अनायन हो गए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 2 से, तो 2 लैम्डा Cl माइनस। ठीक है, MgSO4 कैसे टूटेगा? इट विल डिसोसिएट एज Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस। यहाँ पे इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कैसे बन जाएगी? लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस, क्योंकि दोनों के कटायन अनायन सेम थे। ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, बताइए क्या होगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। तो उसको हम स्टूडेंट थोड़ा इधर डिस्कस कर लेते हैं पहले कि Al2SO4 का होल थ्राइस जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा। हमें पता है कि एल्यूमिनियम जनरली क्या चार्ज बियर करता है?
एल्यूमिनियम जनरली बियर अ चार्ज ऑफ +3। SO4 अभी हमने देखा था, SO4 क्या चार्ज बियर करेगा, SO4 विल बियर अ चार्ज ऑफ -2। तो क्या चार्ज बराबर है भाई, कैटायन पे आ रहा है हमारा +3, एनायन पे आ रहा है हमारा -2। अब हमें क्या करना है, दोनों के चार्ज को बराबर करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 से, तो इधर टोटल कैटायन का चार्ज हो जाएगा +6। तो -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ताकि हमारा टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 और 6। तो Al2SO4 3 होल थ्राइस में क्या हो जाएगा भाई, कितने कैटायन मिले हैं, 2 कैटायन मिले, तो ये जाएगा 2 × λ0 Al3 प्लस 3 × λ SO4 2-। ठीक है, तो आई होप कोलराज लॉ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, आपको आसान लग रहा होगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, कुछ अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, पहले कुछ आसान से क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 82 पे, ये एग्जाम्पल है आपका 3.7। वैसे तो ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हमारे पास, कि हमें एक चीज़ दे रखी है, क्या वी हैव टू कैलकुलेट λm0 फॉर CaCl2। हमें क्या करना है, λm0 निकालना है CaCl2 के लिए, और वी हैव टू कैलकुलेट λm0 फॉर MgSO4। वहाँ पे एक बात कही गई है कि टेबल 3.4 से आप इसका डेटा ले लीजिए। तो पीछे वाले पेज पे 3.4 टेबल से आपको जो डेटा मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पे जो Ca2 पॉजिटिव के लिए वैल्यू आ रही है वो है आपका 119.0, और जो Cl माइनस के लिए आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 76.3। ठीक है, तो अगर हम बात करें λm0 CaCl2 भाई कैसे निकलेगा, कैसे टूटेगा ये, इट विल डिसोसिएट एज Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 × Cl माइनस। ठीक है, तो भाई अब ये क्या हो जाएगा, चाहो तो यहाँ पे लिख लो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 × λ0 Cl माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब हम रख देंगे इनकी वैल्यू। Ca2 पॉजिटिव के लिए कितनी वैल्यू है, 119.0 प्लस 2 × Cl माइनस कितना, 76.3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, कितना हो जाएगा, और इसको आप ऐड करा लीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि समथिंग आएगा आपका 271.6। क्या आएगा, 271.6, और इसकी स्टूडेंट यूनिट क्या होगी, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, इसी तरीके से MgSO4 वाले पार्ट के लिए करें तो MgSO4 में आप उस टेबल से Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लीजिए, SO4 2 माइनस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए फटाफट वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं, तो मैंने वैल्यूज़ लिख रखी हैं, तो इसकी वैल्यूज़ हैं 106.0 और इसकी वैल्यू है 160। ठीक है, तो MgSO4 कैसे टूटेगा, इट विल डिसोसिएट एज Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस। तो जब हम इसकी λm0 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, λ0 Mg2 पॉजिटिव प्लस λ0 SO4 2 माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ कटायन नंबर ऑफ अनायन सेम है 1 और 1, तो सिंपल इसकी वैल्यू रख देंगे 106.0 प्लस इसकी वैल्यू रख देंगे 160, तो सिंपल आंसर हो जाएगा 266.0 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो कुछ एक सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें कि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेशन आसान है, और हमें जो क्वेश्चन मिलेगा बेसिकली, अगर हम कोलराज लॉ की बात करें तो कोलराज लॉ में है क्या कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम निकालना आसान है। वी यूज कोलराज लॉ फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, किस तरीके से, कि हम क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग वालों की हेल्प लेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोलराज लॉ का सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो सिंपल उठा के वैल्यूज रखनी है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है कोलराज लॉ का, वो ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
क्योंकि स्टूडेंट्स होगा क्या, जो क्वेश्चन हमें दिया होगा उस क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर उसकी कंडक्टिविटी दे रखी होगी, हमें वीक वाले के लिए निकालनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं लाइक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COOH, ठीक है, हमें क्या करना है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अभी हमने देखा था CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं कोलराज लॉ के, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आई गारंटी कि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा, इवन चाहे वो 12th का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो IIT का हो। तो कैसे लिख देंगे इसे हम, वी कैन राइट इज इट एज ऐसे, ये बेसिक है जो अभी हमने पढ़ा था, अभी हम उसको ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ बातें याद रखनी है, क्या कि हर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अभी मैंने बताया कि हमें क्या निकालना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स इस वाले पार्ट पे जो भी आएगा आपको उससे जुड़ा हुआ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा सोचना है। और कुछ बातें तो आप दिमाग में रख सकते हैं, क्या लाइक आपको कहीं पे भी अगर H पॉजिटिव दिखता है, कहीं पे भी हमें क्या दिखता है, अगर H पॉजिटिव दिखता है तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका HCl। मतलब क्या हुआ इस बात का कि कहीं पे भी आपको किसी क्वेश्चन के वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर H पॉजिटिव दिखता है तो हम क्या इमेजिन कर लेंगे, HCl इमेजिन कर लेंगे कि ये HCl इसमें यूज करेंगे। CH3COO माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज CH3COONA। हम क्या मान सकते हैं कि CH3COONA जो है वो कहीं ना कहीं से मिलेगा और CH3COONA क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। तो हमने दो तो इमेजिन कर लिए, ठीक है, कि ये दो हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद तो चीज़ें बहुत आसान है, सिर्फ इतना ही इमेजिन करना है, इसके बाद की चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ इतना पार्ट CH3COO और हमें चाहिए H। तो क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई Na नहीं चाहिए, हमें Cl नहीं चाहिए, दैट मीन्स हमें तीसरा वाला पार्ट मिल जाएगा क्या, NaCl, ठीक है। दैट मीन्स इस वाले के लिए हमें इन तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें दे रखा हो लैम्डा एम नॉट CH3COONA, तो भाई इसकी कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, ठीक है। HCl के लिए निकालेंगे तो लैम्डा एम नॉट HCl, इसको लिख देंगे लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, NaCl भी दे रखा होगा तो लैम्डा एम नॉट NaCl, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक हो गया। हमने सारी वैल्यूज लिख दी। अब लौट के आते हैं हम अपने बेसिक क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन था क्या। हमारा क्वेश्चन था लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करना था CH3COOH के लिए, ठीक है। तो भाई इसके पहले वाले पार्ट पे क्या मिल रहा है, CH3COO माइनस। थर्मोकेमिस्ट्री में भी आपने इक्वेशंस देखी होंगी, उनको सॉल्व किया होगा, तो यहाँ से हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमें ये वाला पार्ट कहाँ से मिलेगा। तो भाई ये वाला पार्ट हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट लिख लेंगे। हमें क्या चाहिए, वी हैव टू चूज CH3COO माइनस, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब पूरा ही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने एक पार्ट इसका लिख लिया। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, CH3COO माइनस चाहिए और चाहिए हमें H पॉजिटिव। तो इन तीन इक्वेशन में से H पॉजिटिव हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक हो गया। तो अब हमें जो चाहिए वो तो चाहिए, वो लिख लिया। क्या नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो क्या मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि भाई हम इसको और इसको ऐड कर दें और NaCl इसमें से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो वी कैन माइनस क्या माइनस कर दें यहाँ से, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब इस वाले पूरे की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी होगी इस वाले फॉर्म में। तो ये हो जाएगा लैम्डा एम नॉट CH3COONA प्लस HCl दे रखा होगा, ये क्या बन जाएगा, लैम्डा एम नॉट HCl और माइनस कर देंगे लैम्डा नॉट क्या, NaCl, और इधर आ जाएगा हमारा लैम्डा एम नॉट CH3COOH। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोलराज लॉ में
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 83 और क्वेश्चन है आपका 3.8। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है आपके पास सजेस्ट अ वे टू कैलकुलेट, चाहो तो एनसीईआरटी से देख सकते हैं, सजेस्ट अ वे टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर H2O। तो स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करिए फटाफट, अगर आप कर सकते हैं तो इसको ट्राई करिए एक बार, नहीं होगा तो मैं करा रहा हूं। हो गया? नहीं हुआ? चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होगा। तो लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करना था हमें H2O से, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट H2O, और ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम बेसिक क्वेश्चन देखें अभी तक जो हमने पढ़ा है तो ये हो जाएगा ऐसा, क्योंकि H2O कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। ठीक हो गया। दूसरी बात कही थी मैंने आपसे कि आपको इमेजिन करना है कि इन दोनों से जुड़ा हुआ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो भाई H पॉजिटिव मैंने अभी बताया था, H पॉजिटिव के लिए आंखें बंद करके ही क्या इमेजिन करना है? लाइक HCl, ठीक हो गया। OH वाले पार्ट के लिए आप कोई भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो NaOH लेके चलेंगे। अब NaH क्यों लिया मैंने, ये आपको दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं NaOH लूंगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक जो Cl था तो ये दोनों मिला के क्या बना देंगे? NaCl, और मुझे तीसरा इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा। तो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? NaCl। तो क्वेश्चन खत्म हो गया वैसे तो यहाँ पे, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर देते हैं। तो हमें मिलेगा क्या? हम लिख सकते हैं लैम्डा एम नॉट हमारे पास होना चाहिए HCl, इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। दूसरा हमारे पास होना चाहिए NaOH, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। तीसरा हमारे पास होना चाहिए लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था इसी पे आते हैं। फिर हमें निकालना है लैम्डा एम नॉट H2O के लिए। तो क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा नॉट क्या क्या चाहिए पहले हमें, इसके हिसाब से H पॉजिटिव जो कि मिलेगा हमें यहाँ से, तो हो जाएगा लैम्डा H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, इसको उठा के डब्बे में बंद कर दिया। दूसरा पार्ट क्या है? OH माइनस कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, इसको उठा के भी डब्बे में बंद कर दिया। अब हमें क्या क्या चाहिए था? हमें ये और ये चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए? हमें ये नहीं चाहिए और हमें ये नहीं चाहिए। तो उठा के इसे हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे? फिर हमें पता है कि H पॉजिटिव Cl माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दे रखा होगा ना वो HCl की कंडक्टिविटी दे रखी होगी। जैसे आप अगर सोचें कि मैंने इसको ये क्यों लिखा, ठीक है, इसको ये लिखने का मतलब ये है क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो पूरी HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट NaOH माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl। तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है? वी हैव कैलकुलेटेड फॉर H2O। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स आपके। तो आई होप स्टूडेंट कोलराज लॉ आपके क्लियर हो गया होगा। जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए वो समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके साथ पढ़ते हैं। और आपकी अगर कोई भी डाउट है या आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आपके कमेंट ही मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये आपके लिए आसान बना पाऊँ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो देख लिया वो कोलराज लॉ का एप्लीकेशन हम इनडायरेक्टली देख चुके हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं
एक तो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, दूसरा आपके पास कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम k से दिखा सकते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमें पता है हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फा होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा होता है रेशियो ऑफ लैम्डा m एंड लैम्डा m नॉट, मतलब हम कह सकते हैं लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। तो रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। हालांकि ये आपने 11th में वैसे देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसमें हम देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। CH3COOH कैसे डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। मान लेते हैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C थी, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन C थी तो हमें पता है कि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये भी 0 और आपका ये वाला पार्ट भी 0। फिर हमने कहा कि जो हमने लिया है यहाँ पे हम ये मानेंगे कि लेट अल्फा मोल्स पर लीटर ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, ये अल्फा मोल्स पर लीटर डिसोसिएट होना स्टार्ट हुआ। तो मान लेते हैं कि 1 मोल में से अल्फा निकला, तो अगर हमने कहा कि C मोल थे तो C में से कितना निकलेगा, C अल्फा टूट जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना, इनिशियली C था, C अल्फा टूट गया, बचा कितना, C माइनस C अल्फा। और हम यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं कि जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा। तो ये C अल्फा टूटा था तो ये C अल्फा बन जाएगा, ठीक है। फिर जो हम कांस्टेंट निकालते हैं, लाइक हम यहाँ से निकालते हैं मान लीजिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं K से डिनोट करूंगा, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस की CH3COOH माइनस इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा, CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, C माइनस C अल्फा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे वाले पार्ट में से हम C कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया वो आ गया भाई C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ये बात समझ में आ रही होगी तो हमें क्वेश्चन में मान लीजिए कंसंट्रेशन और अल्फा भी ना देखे, कई बार ये और ये दे रखा होता है, तो हम इसकी हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को उठा के रख देते हैं। लाइक वी कैन सब्सटीट्यूट अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन m नॉट। मतलब हम क्या करेंगे, हम इस अल्फा की जगह सीधे वाली वैल्यू रख देंगे, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, ठीक है। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, C इंटू लैम्डा m स्क्वायर अपॉन लैम्डा m नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा लैम्डा m नॉट, ऊपर आ जाएगा लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। ये सिंपल बेसिक सी कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चाहो तो आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो मैथ वाले के हिसाब से कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम निकाल रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको चाहो तो आप A सब्सक्रिप्ट भी लगा सकते हो क्योंकि CH3COOH क्या है, हमारे पास एक एसिड है, तो यहाँ पे हम KA भी बोल सकते हैं, सब जगह आप KA लगा सकते थे, ठीक है। बेस होता तो बेस लगा देते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C इंटू लैम्डा m का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लैम्डा m नॉट से, और नीचे आ जाएगा हमारा लैम्डा m नॉट का स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट, ठीक। फिर क्या होगा, एक लैम्डा नॉट से इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी C लैम्डा m स्क्वायर अपॉन लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, या तो हम K को ऐसा लिख दें कि C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हम क्या करें, हम इस K को लिख दें
लेमडा एम और लेमडा एम नॉट के टर्म्स में, जो कि हो जाएगा सी इंटू लेमडा एम का स्क्वायर डिवाइड बाय लेमडा एम नॉट इंटू लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम। तो इस तरीके से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को इन दो चीज़ों में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, लाइक हमारे और एनसीईआरटी पे पेज नंबर वो हमने देखा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में, पेज नंबर 3.9 है। हालांकि वैसे ये सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम स्टूडेंट्स की आपके सॉल्व करके होगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो जब तक हम हैं तो किस बात का गम है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। अब क्वेश्चन में देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो हमें क्या मिल रहा है। हमें जो दे रखा है वो कंसंट्रेशन दे रखी है कितना, 0.001028 मोल लीटर इनवर्स, और कंडक्टिविटी दे रखी है हमें 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी हो गई और कंसंट्रेशन हो गई। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH, ये गिवन है कितना 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है भाई, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वी हैव टू कैलकुलेट Ka। तो भाई Ka निकालने के लिए या तो हमारे पास फॉर्मूला है C⁴/1 माइनस अल्फा। अब दिक्कत क्या है, अब हमारे पास अल्फा नहीं है, तो अल्फा निकालने के लिए अब अगर हम अल्फा निकालें तो अल्फा क्या होता है, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। तो ये तो है, ये नहीं है। तो अब हम लौट के आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि लेमडा एम कैसे निकालेंगे। तो लेमडा एम निकालेंगे, लेमडा एम का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कप्पा बाय सी इंटू 1000। कप्पा की वैल्यू है भाई 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 और डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट इतना, ठीक है। और इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 48.15 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक हो गया। तो भाई ये आ गई हमारे पास लेमडा एम की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा आएगा हमारा लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। तो लेमडा एम की वैल्यू है 48.15, लेमडा एम नॉट हमें दे रखा है 390.5। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। आ गया आंसर। तो इसका आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.1233। सिमिलरली अब हम के डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमें निकालना है फाइनली क्वेश्चन में वो निकाल लेते हैं। C⁴ कंसंट्रेशन 0.001028, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना है 0.1233 इसका स्क्वायर अपॉन क्या 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.1233। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ भाई बच्चों कर लिया सॉल्व, तो सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। अब ये तो नहीं पूछोगे ना इसकी यूनिट मोल पर लीटर इनवर्स क्यों हुई। अगर फिर भी डाउट है तो Ka की वैल्यू जो हमने निकाली थी CH3COO माइनस इंटू H पॉजिटिव अपॉन क्या होगा CH3COOH, स्क्वायर ब्रैकेट क्या दिखाता है कंसंट्रेशन। तो CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, इसकी कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, CH3COH की कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल आउट, तो Ka की जो यूनिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंपल मोल लीटर इनवर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपके पास एनसीईआरटी का एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो कि है आपका पेज नंबर 83 पे 3.9।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। तो स्टूडेंट्स हमने कोलराज लॉ देख लिया, हमने कोलराज लॉ का एप्लीकेशन देख लिया। एप्लीकेशन में हमें कैलकुलेट करना था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, पेज नंबर 82 एग्जांपल 3.8। जिसके पास एनसीईआरटी हो इट्स वेल एंड गुड, आप वहां से देख सकते हैं, नहीं है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में है क्या, लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है लैम्डा एम नॉट NaCl के लिए दे रखा है हमें 126.4, लैम्डा एम नॉट फॉर HCl 425.9, और क्या गिवन है लैम्डा एम नॉट किसका NaAC कितना 91.0। यूनिट है इसकी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स सबके लिए कॉमन है तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ये कैसे निकाला, ये वर्ड लगा था रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली में होता क्या है, जो इसकी पहला पार्ट पहली वैल्यू, दूसरा पार्ट दूसरी वैल्यू, तीसरा पार्ट तीसरी वैल्यू, ठीक हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक अलग सी चीज़ दिखी हमें, ये NaAC क्या मिला हमें, NaAC, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी यही निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा एम नॉट H ऑफ AC। तो भाई अगर हमने जो अभी तक की बेसिक बात देखी है, अभी तक हमने जो बेसिक बात देखी है, तो उसके हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस। अब भैया ये समझ में भी तो आना चाहिए AC है क्या, ये AC करंट वाला तो है नहीं, केमिस्ट्री का AC है। तो ये देखिए, तो उसके हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस। अब भैया ये समझ में भी तो आना चाहिए AC है क्या, तो स्टूडेंट AC जो है ये फिजिक्स वाला AC तो है नहीं, केमिस्ट्री वाला AC है। अब ये AC है क्या, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो NaAC, ये जो AC वर्ड है ये जनरली यूज़ करते हैं एसिल ग्रुप के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एसिल पढ़ा होगा, अगर 11th की केमिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ी होगी तो। हालांकि होता क्या है कि हम सब बहुत मज़े में पढ़ते हैं तो काफ़ी बार हम ध्यान नहीं देते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एसिल और एसिटिल, यह अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि एसिल ग्रुप होता क्या है। RCO इस टाइप का जो भी ग्रुप होता है ये आपका एसिल ग्रुप है, ठीक है। एसिटिल क्या है, एसिटिल को याद रखने के लिए एक तरीका है, जैसे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 2। तो जब एसिटिल मतलब एसिल का एक पर्टिकुलर केस, जब इस R की जगह क्या हो एक CH3 आ जाए, तो ज़्यादातर जो एसिटिल है वो AC इसके लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम समझ में आ जाएगा ये चीज़ की है क्या, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हमें HAC का निकालना है, हमें गिवन क्या है NaCl, HCl और NaAC। तो पुराने वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं कि लैम्डा एम नॉट NaCl क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, फिर हमें दे रखा है HCl, तो लैम्डा एम नॉट HCl हो जाएगा लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है। और क्या गिवन है, और गिवन है हमें लैम्डा नॉट NaAC, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस, ठीक है। अब हमें जो निकालना है उसको रख लेते हैं। तो लैम्डा एम नॉट हमें निकालना है HAC, तो H पॉजिटिव कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। और क्या चाहिए, और चाहिए हमें एसिल ग्रुप। एसिल ग्रुप कहाँ से मिलेगा भाई, एसिल ग्रुप मिलेगा हमें यहाँ से, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस, इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं। फिर आ गई वही सारी बात कि क्या चाहिए हमें, ये और ये तो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक हो गया। तो H ये क्या बन जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव Cl माइनस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा HCl। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा एम नॉट HCl प्लस NaAC क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaAC, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा एम नॉट NaAC माइनस NaCl, ये तो सिंपल बन जाएगा लैम्डा एम नॉट NaCl। तो इसकी वैल्यूज रख देंगे, बाकी तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन तो अब खत्म हो गया ये। वैसे HCl क्या है 425.9 प्लस NaAC 91.0 माइनस NaCl
126.4 और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरीके से केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग और इजी लगने लगे। बाकी आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके